अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। रूल नंबर 38B 38A तक हमने कर लिया था, फिर डिस्काउंट तक और हमने बात कर ली थी उस पर। हम 38B पे आते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज। कि अगर कोई सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड आया आपके पास, मतलब आपका एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल था, उसके ऊपर सिर्फ एक ही बिड ने रिस्पॉन्स किया, एक ही बिडर ने अगर रिस्पॉन्स किया तो हम क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। The procuring agency shall consider single bids in good work and service if it, कह रहे हैं कि अगर सिंगल बिड आती है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है अगर वो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करती है। कौन कौन सी? कि जो पहली चीज कि आपने जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया था वो उससे पूरी तरह से कंप्लायंस रखती हो, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने एडवर्टाइजमेंट करी थी वो तमाम की तमाम पे पूरा का पूरा उतरती हो। ठीक है। दूसरा, किसी भी दूसरे प्रोविजन से इस ऑर्डिनेंस के कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो। ठीक है। फिर तीसरा है कि जो भी आपकी टेक्निकल टर्म्स थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, उनसे अलाइन करती हो। दूसरा, आपकी जो फाइनेंशियल टर्म्स थी उनके ऊपर भी रेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी आपका रेट वगैरह था उस पर पूरा पूरा उतरती हो। तो अगर ये 4 चीजें पूरी हो रही है कि पहली कि आपका जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था उस पर उतरे, दूसरी कोई भी दूसरे रूल से ऑर्डिनेंस से कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, या और आपकी टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों रेट के ऊपर भी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट के ऊपर भी अगर पूरा उतर रही है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग सिंगल बिड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। कह रहे हैं कि सिर्फ अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल में ऐसा होगा कि आप सिंगल बिड को एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज आप कभी भी उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर अनसॉलिसिटेड नहीं होता तो हम पहले प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आता है, फिर क्वालिफिकेशन आता है, तो एक प्री क्वालिफिकेशन राउंड घूमता है पूरा। तो अगर अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है तो ठीक है, सिंगल बिड को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स उतर रही है। लेकिन अगर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, सॉरी अनसॉलिसिटेड प्रपोजल नहीं है, तो फिर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में सिंगल बिड एंटरटेन नहीं की जाएगी। फिर याद रखिएगा, जब भी प्रोक्योरिंग एजेंसी अपना डिसीजन लेगी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसको अवॉर्ड करना है, तो वो वैल्यू ऑफ मनी को भी देखेगी कि जो सिंगल रुपी वो स्पेंड करेगी उस पर उसको रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है। रिटर्न से मुराद उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा फुलफिल होंगी। ठीक है। फिर प्रोक्योरमेंट के इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ये तमाम चीजों को देख के विद ड्यू डिलिजेंस पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना एक डिसीजन लेगी। ठीक है। फिर हम आते हैं रूल नंबर 39 पे, परफॉर्मेंस गारंटी। देखें, कभी कभी होता यह है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी को एक परफॉर्मेंस गारंटी भी चाहिए होती है कि वो एक गारंटी डिपॉजिट कर लेती है। देखिए, एक तो था सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने बिड के वक्त सबमिट कराया था 5%, वो तो एक अलग चीज है। ये है परफॉर्मेंस गारंटी कि गारंटीड अमाउंट लिया जाता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस का होता है। बहुत औकात प्रोक्योरिंग एजेंसी को मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए, प्रोजेक्ट की फाइनलाइजेशन में आपकी परफॉर्मेंस पूरी होनी चाहिए, तो इसलिए वो एक गारंटीड अमाउंट आपसे ऑलरेडी ले लेते हैं। अब गारंटी से जाहिर है अगर परफॉर्मेंस पूरी नहीं उतरी तो उसमें से डिडक्शन होगी, परफॉर्मेंस पूरी उतरी तो वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो परफॉर्मेंस गारंटी क्या है? वेयर नीडेड एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, the procuring agency shall require the successful bidder to furnish a performance guarantee which shall not exceed 10% of the contract amount। ये जो 10% है इसको भी हाईलाइट करिएगा, काम की बात है ये कि बाद औकात अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को जरूरत महसूस होती है या वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमें परफॉर्मेंस गारंटी भी चाहिए होगी सक्सेसफुल बिडर से। जो भी बिड सक्सेसफुल रहेगा, मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड देगा वही सक्सेसफुल बिडर होगा। ठीक है। तो जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उससे वो परफॉर्मेंस गारंटी का अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 10% से ज्यादा ना हो। मतलब अगर वो मैक्सिमम गारंटी भी देगा तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट की 10% देगा, इससे ज्यादा की अलाउ नहीं है।
अच्छा जी, 39A है लेटर ऑफ क्रेडिट। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें से पहले नाम सुना हुआ होगा इसका लेटर ऑफ क्रेडिट में, अगर इंटर कॉमर्स है तो उन्होंने पीओसी वगैरह में पढ़ी हुई होगी। ठीक है, कुछ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब वॉब करता है तो सुना होगा लेटर ऑफ क्रेडिट या एलसी। एलसी के नाम से बड़ी मशहूर होती है ये। लेटर ऑफ क्रेडिट दर हकीकत एक गारंटी लेटर ही होता है। किस तरह से होता है ये, नॉर्मली हम क्या कब इन्वॉल्व करते हैं इसको, हम ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करते हैं। किस तरह से इन्वॉल्व होता है पहले सुन ले। होता ये है कि ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है। अब जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, अगर मैं यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं तो ना बायर मुझे जानता है और ना सेलर बायर को जानता है और ना बायर सेलर को जानता है। ठीक है, पर्सनली तो हम नहीं जानते ना, तो इसलिए हमें एक गारंटी की जरूरत पड़ती है। वो गारंटी बेसिकली बैंक ले रहा होता है एलसी के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वैसे तो इसकी बड़ी इनको टर्म्स और बाकी चीजें बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की गारंटी बैंक लेता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, जिसमें होता क्या कि सेलर और बायर दोनों के बैंकर जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थे, बिल ऑफ लेडिंग हुआ, बाकी सारी चीजें हुई, वो बैंक जाती हैं और फिर बैंक जो है वो पेमेंट अपने थ्रू रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब तक सेलर जो है वो बिल ऑफ लेडिंग जमा नहीं कराएगा, बैंक उसको पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि बिल ऑफ लेडिंग की मुराद ये है कि अब जो बिल है, अब जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इन तमाम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह में बैंक इन्वॉल्व हो जाता है और बैंक एज अ गारंटर काम कर रहा होता है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो लोग एक दूसरे के पैसे लेके भाग जाए इंटरनेशनल ट्रेड में, आपको क्या पता कौन किसके पास है। ठीक है, तो इस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट एक बनता है जिसमें बैंक से इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेलर का बैंक भी और बायर का बैंक भी, और फिर वो इन दोनों की ट्रेड को प्रॉपर करते हैं। इससे होता क्या है रखिएगा, इससे रिस्क जो है ना वो मिटिगेट हो जाता है, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व हो गया, बैंक की गारंटी आ गई, मतलब कंफर्मेशन हो जाती है कि वो बंदा गुड्स मुझे भेजेगा, और एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मैं पेमेंट करूंगा, क्योंकि आपकी पेमेंट और गुड्स वगैरह सब बीच में स्टॉप होती है जब तक बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे नहीं करते। अच्छा, अब इसकी कुछ इनको टर्म्स भी होती हैं। ठीक है, इनको टर्म्स बेसिकली ट्रेड फाइनेंस में यूज होती हैं, जब हम एलसी वगैरह बाकी चीजें करते हैं, जब भी फॉरेन परचेज वगैरह करते हैं तो वो इनको टर्म्स होती है, जो इंटरनेशनल टर्म्स हैं, और टोटल 8 टर्म्स हैं। ठीक है, जिसमें आपने 2 शायद पढ़ी हुई भी है अकाउंटिंग में, एफओबी डेस्टिनेशन, एफओबी शिपिंग पॉइंट है। ठीक है, सीओडी है, इस तरह की तमाम चीजें हैं, इनको टर्म्स में आ जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की होती है। तो एफओबी वगैरह आपने पढ़ी हुई होंगी इसमें से। ठीक है जी, नहीं जरूरी नहीं है बैंक की ब्रांच, कोई मसला नहीं होता, वो बैंक एक दूसरे से लिंक में होते हैं, उसमें ब्रांच व्रांच का कोई मसला ही नहीं है। मुख्तलिफ बैंक भी होते हैं, जरूरी नहीं है दोनों का बैंक सेम हो, आपके मुख्तलिफ बैंक हो सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट 39A, where required the procuring agency may incorporate the provisions of letter of credit and the International Chamber of Commerce Incoterms. In such process where shipments and custom clearance are involved and where procuring agencies bank mitigate procurement risk in terms of quality assurance and delivery mechanism, and bidders bank in terms of its payment. ठीक है, वही बात है आसान सी जो मैंने आपको बता दी कि प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर चाहे तो लेटर ऑफ क्रेडिट को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती है, और ये कब करना पड़ेगा, ये करना ही आपको तब पड़ेगा जब आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होगी। अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हमारी टेक्सटाइल कंपनी है तो ये एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें भी एलसी वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह जब मैं यूएई में था, एफएमसीजी में था, तो वहां भी ये जो एरिया है ये असल में ट्रेड फाइनेंस का एरिया कहलाता है। आप में से कुछ लोग शायद मुस्तकबिल में इस एरिया में जॉब भी करें। ठीक है, तो अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को जरूरत महसूस होती है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इन्वॉल्व कर सकती है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जो कि इनको टर्म्स और इंटरनेशनल ट्रेड में ही यूज होगा, जहां पे कस्टम क्लियरेंस और शिपमेंट वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर रूल नंबर 40, लिमिटेशंस ऑन निगोशिएशंस। अब निगोशिएशंस भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते वक्त, टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, क्योंकि देखें अभी तो सक्सेसफुल बिडर से आपकी बिड डिसाइड हुई है ना, अब टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होगा, तो शराइत जो है वो तो अभी फाइनलाइज होंगी। ठीक है, तो उन पे कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या है, विदाउट चेंजिंग द कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विसेज। पहली बात उन्होंने कह दी कि भाई ना ही आप कॉस्ट चेंज कर सकते हैं
और ना ही आप सर्विसेज का स्कोप चेंज कर सकते हैं। अब इससे मुराद ये है कि जो भी चीज आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में दी थी, जो भी आपने टेंडर दिया था, उसमें जो चीज लिखी हुई है, जो आपने इनविटेशन दिया था, उनसे आप हट नहीं सकते। ना ही आप कॉस्ट चेंज करेंगे, ना ही आप वर्क और सर्विसेज का डोमेन चेंज करेंगे, स्कोप चेंज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को चेंज किए बिना द प्रोक्योरिंग एजेंसी may negotiate with the successful bidder with a view to streamline the work or task execution at the time of contract finalization on methodology, work plan, staffing, special conditions of the contract. कह रहे हैं कि इन लिमिटेशन क्या आ गई नेगोशिएशन पे कि ना ही कॉस्ट चेंज होगी, ना ही वर्क और सर्विसेज का स्कोप चेंज होगा, लेकिन ये चेंज किए बिना अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी चाहे, अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी चाहे तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट कर सकती है सक्सेसफुल बिडर के साथ। जैसे कि आपकी मेन पावर कौन कौन सी होगी, मेथोडोलॉजी आप कौन सी यूज करेंगे, स्टाफिंग क्या होगी, ठीक है, आपका वर्क प्लान क्या होगा, कितने, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा, इन तमाम की चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि वर्क प्लान आपका कैसे होगा, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन कहाँ गई, लिमिटेशन आ गई कि आप कॉस्ट और स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं कर सकते, कि जो आपका टोटल वर्क वगैरह है वो सब चेंज आप नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। Confidentiality. The procuring agency shall keep all information regarding the bid evaluation confidential until the time of the announcement of the evaluation report in accordance with the requirement of Rule 35. अगर आपको याद हो तो Rule 35 में हमने बताया था कि एक evaluation report होगी। ठीक है, देखें, announcement of evaluation report, दोबारा इस रूल को देखें। Procuring agency shall announce the result of bid evaluation in the form of report giving justification for acceptance or rejection of bids at least 10 days prior to the award of procurement. कम से कम 10 दिन पहले उन्होंने प्रोक्योरमेंट अवार्ड करने से ये रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, जिसमें वो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 41 है, ये हमें यही बात कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, वो जब तक इवैल्यूएशन रिपोर्ट आप पब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। कोई भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। जब रिपोर्ट पब्लिश हो जाए तो उसमें आपने खुद जस्टिफिकेशन देनी होती है, किसको हमने एक्सेप्ट किया और किसको हमने किस वजह से रिजेक्ट कर दिया। किसी की मेन पावर का मसला था, किसी की पेमेंट के इश्यूज थे, किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम थी, किसी की टेक्निकल स्ट्रेंथ कम थी, वो तमाम चीजें आप उनको बताते हैं। ठीक है जी, तो जब तक वो आप पब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपके ऊपर लागू है कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब देखें, एक तो था पूरा बिडिंग प्रोसेस, ठीक है, लेकिन अब देखें अगर कोई परचेज 1 लाख से कम की, अब उसके लिए तो मैं बिडिंग वगैरह पे नहीं जाऊंगा ना, कि मैं पूरा, क्योंकि देखें बिडिंग की भी एक कॉस्ट है ना। बिडिंग डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहा है, एक वेन्यू अरेंज हो रहा है, उस वेन्यू में फिर लोग आ रहे हैं, लाजमी की बात है उनको हाईटी वगैरह तो आप कराएंगे, सारी चीजें, ठीक है, ये तमाम चीजें, फिर वहां पे अवार्ड हो रहा है, तो ये सब चीजें तो एक कॉस्ट है। अब अगर परचेजेस के अमाउंट इतना कम है तो उस पर तो मैं बिडिंग पे नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए लॉ ने हमें कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी दिए हैं प्रोक्योरमेंट के, जो कि एज पर सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करने होते हैं। किन सिचुएशन में यूज कर सकते हैं ये भी लॉ ने हमें बताया। ठीक है, देखें अल्टरनेटिव मेथड में अ प्रोक्योरिंग एजेंसी में यूटिलाइज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, वर्क्स। ठीक है, कौन कौन सा अल्टरनेटिव मेथड है? पहला, पेटी परचेजेस। Procuring agency may provide for petty purchases through single quotations where value of the object of the procurement is up to the financial limit of 100,000 of Pakistani rupee without resorting to bidding or quotation, and the contract for the provision of such goods services may be local purchase order. देखें, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक बनता है कंपनी में परचेज ऑर्डर। ठीक है, लोकल परचेज ऑर्डर भी होता है, फॉरेन परचेज ऑर्डर भी होता है, एफपीओ भी कहते हैं और इसको अक्सर एलपीओ कहते हैं। लोकल परचेज ऑर्डर को एलपीओ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं या पीओ यूज कर रहे होते हैं।
देखिए, अगर प्रोक्योरिंग आपकी 1 लाख रुपए के अंदर अंदर की है तो लॉ ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप सिंगल कोटेशन पे जाके एक परचेज ऑर्डर के थ्रू परचेज कर लें। परचेज ऑर्डर बेसिकली परचेज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कि आप अगले को पीओ भेजते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है, तो वो आपको गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है। अगर 1 लाख से कम का कोई काम है, ठीक है, तो उसके लिए तो आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं ना, तो आप परचेज ऑर्डर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोक्योरिंग एजेंसी पे आई, आपने कोई छोटा सा काम था कि एक रूम बनवाना है एक मैनेजर का, ठीक है, एक रूम में कलर करवाना है मैनेजर के, सिर्फ ऐसी कोई चीज है, एक एसी परचेस करना है, तो अब इसके लिए अब सिंगल एसी परचेस करना है 1 लाख के अंदर अंदर है, तो वो सिंगल कोटेशन पे एक परचेज ऑर्डर के थ्रू भी परचेज आप कर सकते हैं। उसके लिए पूरा बिडिंग तो नहीं सजाएंगे ना आप, ठीक है। तो यही बात लॉ ने करी है कि आप सिंगल कोटेशन पे चले जाए, अगर 1 लाख से कम का है तो आप एक सिंपल सा पीओ बनाए ऑफिस में और एक सिंगल कोटेशन के ऊपर आप उसको परचेज कर लें। लेकिन देखें, इसका हरगिज मतलब यही नहीं होता कि आपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं रखने, आपने डॉक्यूमेंट इधर भी पूरे रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक परचेज ऑर्डर होगा तो जब परचेज ऑर्डर जाएगा, फिर इनवॉइस होगी, उसके अटैचमेंट में उस ऑथराइजेशन सिग्नेचर किस किस के हैं, ठीक है, फिर जब गुड वो कंपनी के अंदर आएगी तो उसका जो गेट पास होगा या जीआरएन कह लें, गुड रिसीव नोट कह लें, ये तमाम डॉक्यूमेंट का सेट कंप्लीट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए पैटी कैश से निकाले और चीज परचेज कर ली और खत्म कहानी, नहीं, वो तमाम चीजें आपकी बनेंगी, डॉक्यूमेंट्स आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी पूरी रखनी है। हाँ, ये है कि जो बिडिंग प्रोसेस है आप उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो लोकल परचेज ऑर्डर के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने पूरे करने हैं। अब आते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे, कि बाद औकात ऊपर वाला तो आप सिंगल कोटेशन यानी सिंगली आप किसी से भी परचेज कर सकते थे। अब यहाँ पे है कि कोटेशन चाहिए होती है हमें, जो कि कम से कम 3 हमें चाहिए होती है, हमारी ऑर्डर रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि कम से कम 3 कोटेशंस लगी है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कब कर सकते हैं? A procuring agency shall engage in method of procurement only if the following condition exist। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फिर आप कोटेशन की तरफ जा सकते हैं कि 3 कोटेशन मंगानी होती है। पहली, where the value of procurement is more than 100,000 Pakistani rupee but does not exceed 500,000 Pakistani rupee, the procuring agency may engage in procurement through request for 3 quotations from GST registered firm, sale tax registered firm, general sale tax, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी के मायने जनरल सेल टैक्स है, बादों का जीएसटी के मायने गुड एंड सर्विस टैक्स भी होते हैं, ठीक है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी may engage in procuring through request for 3 quotation for GST registered firm, original equipment manufacturer or authorized dealer without resorting to bidding। अगर 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम की परचेज है तो फिर हम 3 कोटेशन मंगा के काम कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब कोटेशन मंगाएंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी दुकान से, फर्म से, डीलर से, कहीं से भी आप कोटेशन मंगा रहे हैं, उसको सेल टैक्स अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कि वो एसएसटी या जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सॉरी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जनरल सेल टैक्स जो फेडरल का सेल टैक्स होता है उसमें वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है उसका, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हर फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता, वहां पे भी एक थ्रेशोल्ड है कि अगर एक लिमिट है कि अगर आपका टर्नओवर उससे ज्यादा है तो आप रजिस्टर्ड हो, अगर उससे कम टर्नओवर है तो आप रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। तो ये चीज होती है जीएसटी। तो अगर प्रोक्योरिंग आपकी 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम की है तो आप 3 कोटेशन किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म से मंगा लें, मैन्युफैक्चरर से या ऑथराइज्ड डीलर से आप मंगाएं, और उसमें भी आपको बिडिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, the object of the procurement has standard specification, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है प्रोक्योरमेंट का उसकी एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे कि अगर एसी वगैरह आप देखें तो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है ना, टेलर मेड तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एसी बनवा रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड आइटम है, हर जगह सेम ही होता है। मिनिमम ऑफ 3 quotations have been obtained, कम से कम 3 quotations होनी चाहिए, एंड the object of the procurement is purchased from the supplier offering the lowest price, ठीक है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस जिसकी होगी उसी से आपने परचेज करना। फिर मजीद, प्रोवाइडेड दैट प्रोक्योरिंग एजेंसी कन्विंस्ड ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ द फाइनेंशियल लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इन अंडरटेकिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन में अप्रोच द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी चाह रही है कि फॉर एग्जांपल अगर उनके पास कोई परचेज 5.5 या 6 लाख की आ रही है, लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसी चाह रही है कि हम इस पे भी बिडिंग ना कराएं, हम इस पे कोटेशन पे चले जाएं
3 कोटेशंस पे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन देके ये काम करा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अगर जो फाइनेंशियल लिमिट है 5 लाख की वो को इनएडिक्वेट लगती है तो वो ये काम करा सकते हैं। 3 कोटेशन लगाने का मतलब ये है ना कि आपने एक चीज वो कर दी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक कोटेशन पे जाते हो, ठीक है, तुम सिर्फ एक दुकान से एसी लाते हो और बाद में बंदा जो है वो दूसरी दुकान पे पता चल रहा है जी उससे सस्ता मिल रहा है, तो ये समझ लो एक मार्केट इंटेलिजेंस है, ठीक है, एक तरह से ये एक मार्केट इंटेलिजेंस तुमने लेनी है। 3 कोटेशन तुमने मुख्तलिफ शॉप से लेनी होती है ताकि तुम्हें मार्केट के रेट का अंदाजा हो और उसमें से जो सबसे सस्ती होती है तुम उसको दे उससे परचेस करते हो, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में भी यही रूल होता है कि हमने 3 कोटेशंस देनी होती है और 3 कोटेशंस में जो सबसे सस्ती होती है उससे परचेज करनी, क्योंकि ये मार्केट इंटेलिजेंस है। देखो घर का सौदा लेने भी जाते हो तो पहली दुकान जो तुम्हें रेट बताती है तुम वहां से तो नहीं खरीदते ना, तुम क्या करते हो उस प्रोडक्ट को देखते हो, पहचानते हो, फिर मार्केट में 2-3 दुकानों पे और चक्कर लगाते हो, फिर देखते हो सबसे सस्ता कौन दे रहा है। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है जो तुम कर रहे हो घर में, ठीक है, यही प्रोसीजर रिटर्न में लिखा हुआ है कि तुमने 3 कोटेशन लगानी, और 3 कोटेशन लगाने का मतलब ही मार्केट इंटेलिजेंस होता है कि आपने मार्केट की इंटेलिजेंस को अच्छी तरह देखा है, मार्केट रेट को देखा है और फिर उसके बाद आपने फैसला किया है कि जो सबसे कम रेट में बायर सेलर दे रहा है उसको हम परचेज कर लें, उससे परचेज कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा मेथड है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, के बाद औकात आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ता है, आप बिडिंग नहीं कराएंगे, आप डायरेक्ट किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है कब करेंगे। A procuring agency shall only engage in direct contracting if the following condition exist, namely कि अगर ये condition exist करती हैं तो procuring agency जो है वो direct contract award कर सकती है। कौन कौन सी? The procurement concerns the acquisition of spare parts or supplementary services from original supplier or manufacturer. ऑलरेडी आपने कोई चीज प्रोक्योर की भी थी लेकिन अब उसकी कोई सर्विस वगैरह की है या कोई स्पेयर पार्ट है तो वो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से ले सकते हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी कोई प्रोक्योर्ड आइटम था, एक्विजिशन था, उसका आप कोई स्पेयर पार्ट वगैरह आप एक्वायर करा रहे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सप्लायर से ऑथराइज डीलर से ले लें। प्रोवाइडेड दैट द सेम आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। अब वो कह रहे हैं कि ये भी याद रखिएगा कि वो चीज बाकी जगहों पे अवेलेबल ना हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपने एक कार परचेस करी थी टोयोटा ग्रैंडी, आज उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल डीलर से जाके ले सकते हैं क्योंकि वो बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओनली वन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एग्जिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड प्रोक्योरमेंट, सिर्फ एक ही सप्लायर मार्केट में एग्जिस्ट करता है उस प्रोक्योरमेंट के लिए, मोनोपोली है, तो फिर तो मजबूरी भी है उसी को कॉन्ट्रैक्ट आपने देना है, क्या कर सकते हैं। Provided that the procuring agency shall specify the appropriate fora which may authorize procurement of proprietary object after due diligence. ठीक है जी, only one manufacturer or supplier exists for the required procurement, provided that the procuring agencies shall specify the appropriate fora which may authorize procurement of proprietary object आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये भी जरूरी है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है एक एप्रोप्रिएट फोरा बनाएगी, एक एप्रोप्रिएट बजट बनाएगी, ठीक है। फोरा बेसिकली कहते हैं एक पब्लिक मीटिंग को, ठीक है, कि कोई पब्लिक मीटिंग या समझ लें एक डिस्कशन को कहते हैं, डिस्कशन कह लें, पब्लिक मीटिंग नहीं लें आप इसको, एक डिस्कशन ले लें कि फोरम होता है एक, प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट फोरा, एक डिस्कशन करेगी जो कि ऑथराइज करेगा कि भाई इस जगह से ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दो, एक ही सप्लायर है और कोई नहीं है और ड्यू डिलिजेंस के साथ आप ये चीज दे दें, मतलब एनालिसिस करेगा सिचुएशन को, तो इसके लिए डिस्कशन होगी। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल हैंडली
खुद अपने तौर पे ये काम कर दे, नहीं, इसके लिए भी एक एप्रोप्रिएट फोरा होगा, एक एप्रोप्रिएट डेजिग्नेटरी होंगे जो कि ये काम करेंगे. Where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire materials have different technical specifications or characteristics. Where a change of supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specification or characteristics and would result in incompatibility or disproportionate technical difficulties in operation and maintenance. ठीक है कि जब आप अपना सप्लायर चेंज कर लें और वो प्रोक्योरिंग एजेंसी को जब आप सप्लायर चेंज करें तो आपको डिफरेंट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, एंड वुड रिजल्ट इन इनकॉम्प्लेटिबिलिटी एंड डिस्प्रोपोर्शनेट टेक्निकल डिफिकल्टी इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. कि अगर वो आप काम नहीं करते, वो टेक्निकल डिफरेंट मटेरियल नहीं लेते, तो आपकी क्या हो, एक डिफिकल्टीज आने लगे ऑपरेशंस में. तो ऐसी जगहों पे भी आप जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. अच्छा, एक और बात लिखिए, प्रोवाइड दैट द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एक्सीड 3 इयर्स इन ड्यूरेशन. कि जो भी चेंज ऑफ सप्लायर करना है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंदर करना है, 3 साल के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है. उस कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल नहीं होने चाहिए. बालों का होता है मिड में आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मिड में आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेंगे, लेकिन वो उसी सूरत करेंगे कि 3 साल का अर्सा ना गुजरा होगा, और 3 साल का अर्सा गुजर गया होगा तो फिर आप मिड में चेंज नहीं करेंगे, फिर आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है. तो अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट मिड में चेंज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं किसी सप्लायर को, लेकिन वही फिर टेक्निकल ऑपरेशन, ये सारी चीजों का आपने ध्यान में रखना है. अगर कोई रिपीट ऑर्डर है, मतलब एक ऐसा ऑर्डर है जिसकी ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट आपने की थी, बिडिंग वगैरह सारी चीजें की थी, लेकिन आज वही ऑर्डर रिपीट करना है, ठीक है, तो भी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि जो भी रिपीट ऑर्डर है वो ओरिजिनल ऑर्डर के 15% से ज्यादा का ना हो. फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले एक बिडिंग प्रोसीजर हुआ था जिसमें सक्सेसफुल बिडर आया था, उसने तमाम वर्क वगैरह सारी चीजें करी थी या सप्लाई वगैरह करी थी. आज वही चीज हमने दोबारा परचेज करनी है, लेकिन फॉर अगर उस वक्त 10 लाख की हुई थी, तो आज वो 1.5 लाख से ज्यादा की अगर नहीं है, तो फिर मैं उस शख्स को दोबारा बिना बिडिंग प्रोसेस के दे सकता हूं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी की सूरत हाल में भी आप दे सकते हैं. प्रोवाइड दैट द प्रोक्यूरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट फोरा वेस्टेड विद नेसेसरी अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी. वही बात है कि प्रॉपर एक फोरम बनाएगी प्रोक्योरिंग एजेंसी, जो कि अथॉरिटीज ये डिक्लेयर करेंगी कि हाँ ये इमरजेंसी की सूरत हाल है, मतलब एक डिस्कशन होगी, उसके बाद अथॉरिटी को डिक्लेयर किया जाएगा. तो एजेंसी की सूरत में भी, इमरजेंसी की सूरत में भी आप जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. फिर when the price of goods, services or works is fixed by the government or any other authority, agency or body duly authorized by the government on its behalf. कि अगर कोई प्राइस ऑफ गुड्स वगैरह जितनी भी चीजें ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर दी है, या किसी दूसरी ऐसी अथॉरिटी ने फिक्स करी है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है उसके बिहाफ पे, तो भी हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी को, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फिक्स है. तो फिर बिडिंग कराने का कोई जवाब पैदा नहीं होता, क्योंकि बिडिंग में तो हम मोस्ट एडवांटेजियस बिड लेते हैं ना, कि जो सबसे कम और सबसे बेनिफिशियल हो. लेकिन अगर ऑलरेडी एक प्राइस गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर दी है, तो फिर आप बिडिंग कराने का कोई तरीकेकार बनता नहीं है, फिर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही देंगे उसी प्राइस के ऊपर. फिर फॉर द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स और ऑथराइज्ड एजेंट्स एट मैन्युफैक्चरर्स प्राइस. ये वही है जो आपकी ऑटोमोबाइल्स वगैरह की परचेजिंग होती है, लाजमी सी बात है, इसमें तो आप बिडिंग नहीं कराएंगे ना, इसमें तो आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, जैसे कि इंडस मोटर से ही लेंगे आप करोला, कहीं और से तो आप लेंगे नहीं, उनके जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं आप उन्हीं से लेंगे, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है. इसी तरह अगर गवर्नमेंट की व्हीकल्स पाक सुजुकी, तो पाक सुजुकी की लेनी है तो पाक सुजुकी से ही लेंगे, उसमें भी कोई, क्योंकि कल्टस कोई और तो बना नहीं रहा, सिर्फ पाक सुजुकी बना रहा है, ठीक है. तो अगर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है. आप देखें, इसी तरह मैं आपको बताऊं, जैसे रेंजर्स पुलिस के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें बाइक्स के, तो ये होंडा के पास होते हैं, इनके पास हमेशा 125 आपको दिखेगी, कभी भी स्टार या यूनिक नहीं दिखेगी. ट्रैफिक पुलिस के या तो होंडा होगी या पाक सुजुकी होगी. सुजुकी की हैवी बाइक्स होंगी ट्रैफिक पुलिस के पास, या क्या होगा, होंडा की 125 होती है रेंजर्स वगैरह के पास.
तो वो क्या है, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही दिए मैंने इनको, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए ये परचेस कर लेते हैं। नेगोशिएटेड टेंडरिंग, ठीक है। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी में इंगेज इन नेगोशिएटेड टेंडरिंग with one or more supplier or contractors with or without prior publication of a procurement notification। कह रहे हैं कि एक या एक से ज्यादा के साथ आप नेगोशिएशन टेंडरिंग भी कर सकते हैं कि बातचीत करके जिसको चाहे वो अवॉर्ड कर सकते हैं, जिससे चाहे परचेजिंग कर सकते हैं बातचीत करके विदाउट प्रायर पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोक्योरमेंट नोटिफिकेशन। प्रोक्योरमेंट नोटिफिकेशन देने से पहले आप नेगोशिएशन कर सकते हैं 2-3 सप्लायर के साथ और उनमें से किसी से भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। द प्रोसीजर शैल ओनली बी यूज्ड व्हेन, ये यूज कब होगा आप ये देख लें। The supplies involved are manufactured purely for the purpose of supporting a specific piece of research or an experiment, a study or a particular development। अगर आपका जो वर्क है वो कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है या कोई एक्सपेरिमेंट है या एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रही है किसी चीज की, तो उसके सपोर्ट के लिए अगर किसी चीज की सप्लाई चाहिए तो इसमें भी हम बिडिंग में नहीं जाएंगे, इसमें भी हम 2-3 सप्लायर से प्रोक्योरमेंट की नोटिफिकेशन देने से पहले पहले नेगोशिएट कर लेंगे। या फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीजन or for reason connected with protection of exclusive right or intellectual property, the supply may be manufactured or delivered only by a particular supplier। ठीक है, जैसे कि फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीजन और फॉर रीजंस कनेक्टेड विद प्रोटेक्शन ऑफ exclusive right on intellectual property, the supplies may be manufactured only by a particular supplier। के बाद औकात क्या होता है कि अगर कोई exclusive right लिया हुआ है, ठीक है, तो उससे कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ कंपनी होती है, बोलती है भाई कराची पाकिस्तान में हमारे ये डीलर है, इन्हीं से आप सिर्फ सप्लाई लें, किसी भी चीज की नेगोशिएशन करें, ठीक है, ये 2-3 डीलर हैं, यही हमारे ऑथराइज्ड हैं, इन्हीं से आप किसी भी चीज के लिए। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका भाई एक्सक्लूसिव राइट होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उस एक्सक्लूसिव राइट की प्रोटेक्शन के लिए। इस वजह से अगर आप किसी से कोई सप्लाई ले रहे हैं तो फिर ठीक है आप ले सकते हैं, ठीक है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। यही लिखा है फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक रीजन और फॉर रीजन कनेक्टेड, या तो कोई टेक्निकल रीजन हो या आर्टिस्टिक रीजन या कोई ऐसा रीजन हो जो कि किसी एक्सक्लूसिव राइट से कनेक्ट हो रहा हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि कॉपीराइट पैटर्न्स वगैरह होते हैं उनसे कनेक्ट हो रहा हो, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल रीजन है या किसी एक्सक्लूसिव राइट के कनेक्शन में है, किस उसकी प्रोटेक्शन है, तो भी आप किसी पर्टिकुलर सप्लायर से नेगोशिएशन वगैरह करके उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे सकते हैं, जिसको आप नेगोशिएशन टेंडरिंग कहते हैं। यहां भी आपको बिडिंग की जरूरत नहीं है। फिर फॉर रीजंस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी brought about by events unforeseeable by procuring agency, the time limits laid down for open and limited bidding methods cannot be met, the circumstances invoked to justify extreme emergency must not be attributable to the procuring agency। या तो कोई ऐसी अर्जेंसी है कि आपको पता है कि जो भी टाइम लिमिट बिडिंग डॉक्यूमेंट किए थे 15 दिन और 30 दिन एटलीस्ट है, तो वो हम मीट नहीं कर सकते, हमें एक एक्सट्रीम अर्जेंसी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जो कि हम सीन नहीं थी, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट नहीं थी, हमारी एस्टिमेटेड नहीं थी कोई, ठीक है, अनफोर्सेबल इमरजेंसी इवेंट आ गया है, कोई अर्जेंसी आ गई है, तो फिर आप बिडिंग मेथड पे नहीं जाते, क्योंकि बिडिंग मेथड के टाइमलाइन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अर्जेंसी में नेगोशिएशन टेंडरिंग 2-3 सप्लायर से नेगोशिएट करके परचेजिंग कर लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने एक्सट्रीम इमरजेंसी को जस्टिफाई भी करना है बाद में। फिर आगे, provided that any procuring agency desirous of using negotiated tendering as a method of procurement shall record its reasons and justification in writing of restoring to negotiated tendering and shall place the same on record। अगर कोई भी procuring agency negotiated tendering पे जाती है तो उसने उसका रीजन लिखना है कि मैं बिडिंग पे क्यों नहीं गया, मैं नेगोशिएटेड टेंडरिंग पे क्यों आ गया, तो और ये रीजन लिख के अपने पास रिकॉर्ड में रखना है उस परचेजिंग के साथ कि हमने यहाँ पे बिडिंग को फॉलो क्यों नहीं करा, हम क्यों आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अर्जेंसी आई थी और उस अर्जेंसी के थ्रू वजह से आपने नेगोशिएटेड टेंडरिंग की है और नेगोशिएटेड टेंडरिंग की है, तो आप रीजन लिखेंगे कि ये अर्जेंसी आ गई थी
जिसमें हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग की जो टाइम लिमिट है उसको पूरा नहीं कर पाते। ये वजह है कि हमने नेगोशिएटेड टेंडरिंग कर ली। क्योंकि ये बना ही पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। आप ये भी पूछ सकते थे कि ये कंपनी पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बना ही इनका आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट के भी पैसे लगे हुए हैं और पब्लिक के भी पैसे लगे हुए हैं, दोनों के पैसे लगे हुए हैं, तो वहां पे स्टेक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी प्रोक्योरमेंट को प्रॉपर किया गया है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, ठीक है, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट बना हुआ है, उनके अपने लॉ बने हुए हैं उनके लिए, तो उनपे वो अप्लाई होगा। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के लिए है, क्योंकि ये पैसे दर हकीकत जो प्रोक्योरमेंट हो रही है पब्लिक के पैसों की हो रही है। पार्टनरशिप में अगर मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, मैं कोई आपके आवाम के पैसों से थोड़ी कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट के पैसे भी क्या है, आवाम का टैक्स है, मैं उन पैसों से थोड़ी कर रहा हूँ, तो वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरूरत यहीं पे है। ऑन अकाउंट पेमेंट रूल 43, देखिए, ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज shall make prompt payments to suppliers and contractors against their invoices or running bills within the time given in the conditions of the contract, which shall not exceed 30 days. कह रहे हैं कि जो भी पेमेंट्स होंगी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड वो प्रॉम्प्टली पे करनी है प्रोक्योरिंग एजेंसी को, या जो भी टाइम लिमिट आपकी डिसाइडेड थी उस टाइम लिमिट पे पे करनी है, बशर्ते ये कि वो टाइम लिमिट 30 दिन से ज्यादा की डिसाइड ना हुई हो। ठीक है, 30 दिन से ज्यादा की ना हो। Entry into force of the procurement contract. Entry into force of the procurement contract. अब procurement contract shall come into force कि कब procurement contract वजूद में आ जाता है उसका टाइम देख लेते हैं कि वो कब स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह आपने टेस्ट पढ़े थे ना एजेंसी का टेस्ट, की एजेंसी कब क्रिएट हो जाती है, वो अब हम देखेंगे प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हो जाता है। Where no formal signing of a contract is required from the date the notice of the acceptance of the bid or purchase order has been given to the bidder whose bid has been accepted, such notice of acceptance or purchase order shall be issued within a reasonable time. कह रहे हैं कि जब फॉर्मल साइनिंग जरूरी नहीं है, तो जिस तारीख को आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नोटिस दिया है कि आपकी बिड एक्सेप्ट कर ली गई है, या जिस तारीख को आपने उसको परचेज ऑर्डर दिया है, वही डेट आपकी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस की डेट है कि आज से प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। अगर साइनिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं तो हम परचेज ऑर्डर पे ही चले जाएंगे या एक्सेप्टेंस ऑफ बिड के नोटिस में जाएंगे कि जिस तारीख को उसकी बिड एक्सेप्ट हो गई या जिस तारीख को आपने परचेज ऑर्डर दिया उसको ले लें। बी, where the procuring agency required signing of a written contract from the date on which the signatures of both the procuring agency and successful bidder are affixed to the written contract, such affixing of signature shall take place within a reasonable time. कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग रिक्वायर्ड थी तो जिस दिन दोनों पार्टियों के साइन हो जाएंगे उस दिन से हम मान लेंगे कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर ये काम होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि 2 साल तो सिर्फ सिग्नेचर ही करने में लग जाए। ठीक है, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अगर ये चीज मुमकिन है तो हम मान लेंगे कि भाई जिस तारीख को दोनों तो हड़ताल देख लें। जब साइनिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो जो भी पीओ डेट या वो डेट जिस दिन उसके नोटिफिकेशन दिया कि आपकी बिड आज एक्सेप्ट कर ली गई है वो डेट से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रिक्वायर्ड थी तो फिर जिस दिन दोनों पार्टियों ने साइन करे उस दिन ही से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। Provided that where the coming into force of a contract is contingent upon fulfillment of a certain condition or condition, the contract shall take effect from the date where such fulfillment take place. अब ये वही बात है कि अगर कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि किसी कंडीशन के ऊपर कॉन्टेजेंट हुआ हुआ था, तो जिस दिन वो कंडीशन फुलफिल होगी उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मालूम हो रहा है दोनों पार्टियों ने साइन कर ली है लेकिन कंडीशन अटैच हुई भी और वो कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुई, तो हम डेट वो लेंगे जिस दिन से कंडीशन फुलफिल होगी। फिर रूल 45 क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कैसे होगा? एक्सेप्ट फॉर डिफेक्ट लायबिलिटी और मेंटेनेंस बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर as specified in the conditions of a contract, और
performance of a contract shall be deemed closed on the issue of overall delivery certificate or taking over certificate, which shall be issued within 30 days of final taking over of goods or receiving and deliverables or completion of work, enabling the supplier or contractor to submit final bill and the auditors to substantial audit. कह रहे हैं कि डिफेक्ट लाइबिलिटी या मेंटेनेंस बाय द सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अगर कोई समझ लें अलग से सूरत हाल नहीं होती, जैसे कि सप्लायर ने कुछ काम खराब कर दिया या कोई ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आपको फौरन से क्लोज करना पड़ता है, अगर ऐसा कोई अमल नहीं हो रहा तो जिस दिन पूरी सर्विसेज परफॉर्म कर देगा वो या पूरी टेकिंग ओवर डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है, यही बात लिखिए कि सिवाय तब जब सप्लायर की तरफ से कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई भी ऐसी चीज हो तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एक अलग सूरत हाल पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आता है, मतलब टर्मिनेशन, ये बात है टर्मिनेशन। अगर टर्मिनेशन नहीं हो रही तो टर्मिनेशन के अलावा, टर्मिनेशन कब होगी, लाजमी बात है जब आप टर्म्स एंड कंडीशन से हटेंगे तो टर्मिनेशन की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर टर्मिनेशन का केस अलग है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कब क्लोज होगा, जब वो तमाम डिलीवरीज वगैरह सारी चीजें जो भी काम वाम था वो परफॉर्म कर देगा और टेकिंग ओवर द सर्टिफिकेट, और वो फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी से एक सर्टिफिकेट लेगा जो कि प्रोक्योरिंग एजेंसी पे लाजिम है कि वो काम खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें वो सर्टिफिकेट दे देगी, और उसके बाद जब वो उससे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद फिर वो फाइनल बिल सबमिट कराएगा पेमेंट के लिए और सब्सटेंशियल ऑडिट के लिए, ठीक है। अगर टर्मिनेशन हो रही है तो एक अलग चीज है, फिर तो हम टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे कि टर्मिनेशन क्लॉज क्या कहता था कॉन्ट्रैक्ट में, क्या आर्बिट्रेटर के पास जाना है, कोई डैमेज क्लेम करना है, क्या करना है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो जिस दिन आपने सारी गुड सप्लाई कर दिया, पूरा काम कर दिया, उसके बाद आप एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे प्रोक्योरिंग एजेंसी से, ठीक है। प्रोक्योरिंग एजेंसी पे लाजिम है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी, उसके बाद आप अपना फाइनल बिल सबमिट करा देंगे पेमेंट और ऑडिट के लिए। In case of defect liability or maintenance period, defect liability certificate shall be issued within 30 days of the expiry of the said period, enabling the supplier or contractor to submit the final bill. In case of a defect liability or maintenance period, defect liability certificate shall be issued within 30 days of the expiry of the said period, enabling the supplier or contractor to submit the final bill, except for unsettled claim which shall be resolved through arbitration. The bill shall be paid within the time given in the condition of a contract, which shall not exceed 60 days to close the contract for final audit. अगर कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले से एंड हो रहा है, ठीक है, कि अगर कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी या कोई भी मेंटेनेंस पीरियड है, ठीक है, तो डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। डिफेक्ट लाइबिलिटी बेसिकली क्या होती है, एक टाइम पीरियड सेट होता है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर आके अपना प्रोजेक्ट वगैरह जो भी कंप्लीशन होता है उसके अंदर एक डिफेक्ट रेमेडी सर्टिफिकेट लेता है, रेमेडी जो है जो भी डिफेक्ट्स है उनकी रेमेडी ले लेता है, तो ये एक सर्टिफिकेट बनता है डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ अ डिफेक्ट लाइबिलिटी और मेंटेनेंस पीरियड, defect liability certificate shall be issued within 30 days of the expiry of the said period, enabling the supplier or contractor to submit the final period. अगर डिफेक्ट लाइबिलिटी का केस है, एक सेट हुआ पता, वो कोई रेमेडी लेने आया है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद, तो उसके बाद भी जो टाइम पीरियड सेट था
30 दिन के अंदर अंदर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने उसको डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट देना है ताकि वो अपना फाइनल बिल सबमिट करा सके। लेकिन इसमें से अनसेटल्ड क्लेम, कोई भी डिस्प्यूटेड मैटर है तो वो हटा दिया जाएगा। ठीक है। The bill shall be paid within the time given in the condition of the contract, which shall not exceed 60 days to close the contract for the final audit। और बिल जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर पे करना है फाइनल ऑडिट से पहले पहले। डिफेक्ट लायबिलिटी देखें, एक सेट पीरियड होता है, एक सेट पीरियड होता है जिसके अंदर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन होती है ना किसी भी, यूं समझ लें देखिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद एक टाइम पीरियड सेट हुआ होता है कि अगर इस बीच कोई भी लायबिलिटी आती है, कोई भी रेमेडी आती है, तो वो आपने क्लेम कर लेनी। ये होती है डिफेक्ट लायबिलिटी की, कोई भी रेमेडी वगैरह आती है तो वो आपने क्लेम करनी है। ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसमें कोई रेमेडी है वगैरह आपकी निकल रही है, मतलब अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन या ऐसी चीज से आगे पीछे हुए थे जिसकी वजह से कोई रेमेडी जनरेट हो रही थी, तो वो रेमेडी आपने क्लेम करनी है एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर। और वो रेमेडी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक डिफेक्ट लायबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बेस पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी किसी टर्म से हटे थे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कोई लॉस वॉस बेयर करना पड़ा, तो फिर आप लाजमी की बात है अपनी रेमेडी को सीक करेंगे। तो वो जो रेमेडी का टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, कि जब प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो सप्लायर इतने दिन के अंदर वापस आ सकता है कि भाई अगर कोई डिफेक्टिव था, कोई लायबिलिटी रह गई थी, तो वो इतने दिन के अंदर अंदर वो सबमिट कराएगा कि ये पे करें मुझे। ठीक है, मतलब कोई अनपेड रह गया था, कुछ भी चीज रह गई थी, इस तरह की चीजें, कोई रेमेडी आ गई थी उसके बीच में, आपने कोई टर्म्स का वायलेशन किया था जिसकी वजह से उसके ऊपर, आपके ऊपर उसकी कोई लायबिलिटी जनरेट हो गई थी, तो ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। Record of procurement proceedings. All procuring agencies shall maintain a record। सर इस पे 60 वाला क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये बताना है, 60 वाला पेमेंट का लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, except for unsettled claims which shall be resolved through arbitration, the bill shall be paid within the time given in the condition of a contract। देखो, वो जो डिफेक्ट लायबिलिटी का जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, उसके बाद वो बिल सबमिट कराएगा, वो फाइनल बिल सबमिट कराएगा। वो फाइनल बिल में अनसेटल्ड क्लेम जो है, जो आर्बिट्रेशन वगैरह में जाने, वो हटा के जो भी अमाउंट है वो उसको टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पे करना है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम लिमिट आपने लिखनी है, विच शैल नॉट एक्सीड 60 डेज टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनल ऑर्डर। 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग तभी होगी जब उसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो 60 दिन के ज्यादा नहीं हो। ये डिफेक्ट लायबिलिटी का केस है। ठीक है, वो डिफेक्ट लायबिलिटी सर्टिफिकेट आप उसे देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, वो आपको फिर बिल सबमिट करा देगा। वो बिल जो है वो मैक्सिमम 60 डेज में, वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पे पे होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है कि आप 60 दिन से ज्यादा टाइम लिमिट उसकी नहीं रख सकते। विद इन 60 डेज आपने उसको टाइम लिमिट को रखना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। All procuring agencies shall maintain a record of their respective procurement proceeding along with all associated documents for a minimum period of 5 years। ये बेसिकली टाइम लिमिट लिखी है कि कब तक आपको वो रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है। तमाम प्रोक्योरमेंट की प्रोसीडिंग्स, जो जो चीजें आप राइटिंग में लेते थे, मिनट में लेते थे, जस्टिफिकेशन करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कम से कम 5 साल के लिए आपने रखने, मेंटेन रखने। Such maintenance of record shall subject to the regulations framed in the regarded from time to time। अच्छा, उन्होंने एक और बात लिख दी कि 5 साल का तो अभी वक्त है कि 5 साल के लिए रखने, लेकिन टाइम टू टाइम जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी रेगुलेशन में चेंज आएगा, उसके हिसाब से वो टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जो भी है वो।
रूल 47 पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक का एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि पब्लिक की अमाउंट लगा हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी तो इसमें हर हालत में रखनी ही रखनी है आपने। As soon as a contract has been awarded, the procuring agency shall make all documents related to the evaluation of the bid and award of contract public। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तमाम डॉक्यूमेंट जो है ना वो पब्लिक एक्सेस में आ जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ द बिड एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक, provided that where the disclosure of any information related to the award of a contract is of a proprietary nature or where the procuring agency is convinced that such disclosure shall be against public interest, it can withhold only such information from public disclosure subject to the prior approval of the authority। देखिए, जब भी प्रोक्योरिंग हो जाएगी, अवार्ड वगैरह दे दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिक का उन पे एक्सेस हो जाएगा, वो पब्लिक हो जाते हैं। अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या प्रोप्राइटरी नेचर की जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को कोई नुकसान हो सकता है उसके एक्सक्लूसिव राइट के ऊपर, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज चाहे तो नहीं करे पब्लिक को, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को, लेकिन उसके लिए भी उसको फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सॉरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट नहीं अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी उसे अप्रूव करेगी और उसके बाद जो है वो फिर वो ये काम कर सकती है। तो जो भी प्रोक्योरिंग होगी, प्रोक्योरिंग एजेंसी को उसको डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना पड़ता है और पब्लिक करने के बाद अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लगता है कि पब्लिक के लिए नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको होल्ड करनी है तो आपने फिर उस पर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। फिर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। रिड्रेसल मतलब अजाला करना, जो भी ग्रीवियंसेस होंगे लोगों के, जो भी सेटलमेंट होगी डिस्प्यूट की, वो तमाम कैसी होंगी ये देखते हैं। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, the procuring agency shall constitute a committee comprising of odd number of persons with proper powers and authorization to address the complaints of bidder that may occur prior to the entry into force of the procurement contract। ठीक है जी, तब प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी, ठीक है, जो कि ऑड नंबर्स पे रखेगी, इवन नंबर नहीं, उन पे हमेशा ऑड नंबर होंगे। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी एक कमेटी बनाएगी ऑड नंबर पे मुश्तमिल, जिनके पास पावर भी होगी, ऑथराइजेशन भी होगी, कि वो जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं बिडर की तरफ से that may occur prior to the entry into the force of the procurement contract, के प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले पहले बिडर की तरफ से जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको वो रिजॉल्व करेगी। ठीक है, ऑड नंबर पे एक कमेटी बनेगी। Any bidder feeling aggrieved by any act of procuring agency after the submission of his bid may lodge a written complaint concerning his grievances not later than 15 days after the announcement of the bid। ठीक है, any bidder feeling aggrieved by any act of the procuring agency after the submission of his bid may lodge a written complaint concerning his grievances not later than 15 days after the announcement of bid evaluation report। अगर बिड evaluation रिपोर्ट आती है और किसी भी बिडर को कोई भी उसमें जस्टिफिकेशन वगैरह पे मसला होता है तो वो अपनी रिटर्न कंप्लेन लॉन्च कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता था कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो भी उनको कंप्लेन्स आई थी तमाम चीजें उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। दूसरा, अगर किसी
बिडर को कोई भी चीज मजलूम फील करता है वो अपने आप को कि उसकी बिड गलत रिजेक्ट हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो एक रिटर्न कंप्लेन कर सकता है जो कि 15 दिन के अंदर अंदर इवैल्यूएशन रिपोर्ट से वो करेगा. The committee shall investigate and decided upon the complaint within 15 days of the receipt of the complaint. अब कमेटी के पास भी मजीद 15 दिन है कि भाई वो 15 दिन के अंदर अंदर उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर अपना डिसीजन देगी. Mere fact of lodging a complaint shall not warrant suspension of the procurement process. अच्छा ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ आपका कंप्लेन कर देना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सस्पेंड नहीं करेगा. देखिए सस्पेंड होने और क्लोज होने में फर्क होता है. ठीक है, सस्पेंड होता है कि कुछ वक्त के लिए आपने किसी चीज को रोक दिया. अगर आपने इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बाद एक कंप्लेन लॉन्च करी है और 15 दिन में वो सॉल्व होगी, तो वो 15 दिन के अंदर आप ये नहीं सोचिएगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा था जिस पे बिडिंग वगैरह सारी चीजें हुई थी वो प्रोसेस रुक जाएगा. वो प्रोसेस नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा अपनी जगह, आपकी कंप्लेन अपनी जगह, लेकिन वो प्रोसेस चलता रहेगा. Any bidder not satisfied with the decision of the committee of the procuring agency may lodge an appeal in the relevant court of jurisdiction. अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी के डिसीजन से, जो कमेटी ने डिसीजन दिया उसकी कंप्लेन पे, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कोर्ट की तरफ जा सकता है, कोर्ट में अपील दायर कर सकता है. क्लियर? रूल 49 आर्बिट्रेशन एक सुना सुनाया वर्ड है, आपको पता है, जो कोर्ट के बाहर वगैरह मसले हल कर देते हैं आर्बिट्रेटर जो होते हैं. After coming into force of the procurement contract, disputes between the parties to the contract shall be settled by arbitration. The procuring agency shall provide for a method of arbitration in the procurement contract not inconsistent with the laws of Pakistan. कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता है वेंडर और प्रोक्योरिंग एजेंसी के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होगा. और आर्बिट्रेशन के थ्रू जाने का जो प्रोसेस होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, लेकिन उसको भी हमने किसी दूसरे पाकिस्तानी लॉ के अगेंस्ट में फॉर्म नहीं करना. मतलब ऐसा मेथड बयान करना है आर्बिट्रेशन के जाने के बाद जो कि बाकी लॉ से इनकंसिस्टेंट ना हो. 50 मिस प्रोक्योरमेंट. कोई भी अगर इस रूल का ब्रिज करेगा तो वो मिस प्रोक्योरमेंट हो गई. बस आसान सी बात है. अगर इस रूल के जो भी ऊपर लिखे हैं कोई भी ब्रिज होता है, मिस प्रोक्योरमेंट है. और मिस प्रोक्योरमेंट क्या होती है? यही होती है कि आपने रूल और ऑर्डिनेंस के तहत नहीं करी. ओवरराइडिंग इफेक्ट. ओवरराइडिंग इफेक्ट देखें. The provision of these rules shall have effect not withstanding anything to the contrary contained in any other rules concerning public procurement. अब ये बात क्या लिखी हुई है? ये लिखा है कि अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात है, मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो ये जो रूल्स लिखे हुए हैं या ये जो ऑर्डिनेंस लिखे हुए हैं ये सबसे बालातर है, सबसे सुपरसीड है. भले किसी दूसरे लॉ में कोई भी बात लिखी हुई हो, लेकिन हमने फॉलो इन्हीं को करना है. अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात है, मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग की बात है. देखिए अभी कोई एक स्टूडेंट ने पूछा था पार्टनरशिप में परचेजिंग का, तो पार्टनरशिप में ये बालातर नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट बालातर है. आपने पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है. ठीक है. अब ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो रूल लिखे हुए हैं पेपरा के अंदर, आपने यही फॉलो करने हैं. आप यहाँ पे कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट का कोई क्लॉज नहीं दिखा सकते कि देखें जी वहां पे तो इस तरह से लिखा हुआ था. वो नहीं दिखाएंगे आप. सुपरसीड यही लॉ रहेगा. ठीक है. तो ओवरराइडिंग इफेक्ट ये है कि यही लॉ पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सबसे बालातर है, सबसे आला दर्जे पे, इसी को फॉलो करना. Provided that the prevailing rules and procedure will remain applicable only for the procurement of goods, services, and work for which notice for invitation of bid had been issued prior to the commencement of these rules, unless the procuring agency deems it appropriate, reissue the notice for the said procurement after commencement of these rules. अच्छा ये तो इन्होंने लिख दिया क्योंकि 2004 में आया था. उन्होंने कहा कि देखें इसके आने के बाद 2004 में तो जो भी प्रोक्योरमेंट होनी है वो इसी के तहत होनी है. लेकिन अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी कोई ऐसी थी जो 2003 में कोई चीज हुई थी या इस रूल के इफेक्ट में आने से पहले की बात थी, अगर उस पर भी वो चाहती है, उसको महसूस होता है कि हाँ यार हम पेपरा के तहत चलते हैं, तो सही है वो री इशू कर दे नोटिस बिडिंग मीटिंग का. अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है जी. यहाँ पे आके आपके पेपरा एंड हो रहा है.
जिसमें आपका तकरीबन 90% कोर्स हो गया है, सिर्फ 2 क्लास हो गई, कोर्स आपका रह गया है। तो वो एक संडे को हो जाएगी, एक फ्राइडे को, थर्सडे को हो जाएगी। ठीक है, फिर एक क्लास में रखूंगा ओवरऑल के अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी बात पूछनी हो तो वो उस क्लास में पूछ सकता है, पेपर के हवाले से या किसी भी दूसरी चीज के हवाले से, जो भी वो पूछना चाहे वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को पेपरा रूल में कोई मसला है, कोई बात समझ में ना आई हो, पेपरा ऑर्डिनेंस में समझ में ना आई हो, तो वो पूछ सकते हैं। और कोई सवाल है या फिर मैं एंड कर दूं, क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर में आज स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ। सर प्लीज संडे को क्लास नहीं रखें। नहीं, संडे को हम रखेंगे तो 2 बजे रखेंगे ना, क्योंकि देखो हमारी फ्राइडे की क्लास मिस हो गई है। ठीक है, फ्राइडे की क्लास मिस हो गई है। मैथ की क्लास आपकी कितने बजे है? 2 बजे मैथ की क्लास है। अच्छा ठीक। एक मिनट आप, देखिए नेक्स्ट वीक जो है ना, हमें सिर्फ 2 ही क्लासें मिलनी है, एक थर्सडे मिल रही है, एक फ्राइडे मिल रही है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 2 ही क्लासें मिलेंगी, क्योंकि 15 जन आपकी कोर्स कंप्लीशन की लास्ट डेट है, तो इसलिए मुझे संडे को क्लास रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि अगर कुछ 19-20 होता है तो ये, वैसे तो 2 क्लासों में लीगल स्ट्रक्चर हो जाएगा थर्सडे और फ्राइडे को, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ रिस्क लेना। ठीक है, तो इसलिए एक डेडलाइन है, तो मैं उसको फॉलो करना चाह रहा हूँ कि हम जो है वो संडे को कल क्लास रख लेते हैं। अगर कल की क्लास ऑफ नहीं हुई होती तो मैं नहीं रखता बहरहाल, लेकिन रखनी पड़ेगी। आप एक काम करिएगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। आप ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं आंसर कर दूंगा, उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। जो भी स्टूडेंट अगर क्लास लेने में मसला उसको हो रहा है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले, और उसमें कोई भी चीज उसको दोबारा पूछनी हो, दोबारा समझनी हो, मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ये कौन है? आई सर, आईसीएम में जनरल डिग्री है, स्पेशलाइज्ड? मजे की बात, ये आईसीएम में डिग्री ही नहीं है, आईसीएम में सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये सवाल कोर्स से लिंक पूछे, ये तो उस वक्त का सवाल था जब तुम एडमिशन ले रहे थे, अब तो लेट हो गए हो इस सवाल में। चलिए जी, यहीं तक रखते हैं। हाँ, वो मैं पार्टनरशिप एक्ट के आंसर सेंड कर दूंगा और सेल ऑफ गुड एक्ट भी कल सेंड कर दूंगा आपको, दोनों चीजें सेंड कर दूंगा। चलिए जी, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज। मुलाकात होती है कल आप लोगों से, फिर लीगल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।